हेलो तुषार, अब आ रही है आवाज़? स्क्रीन तो विजिबल है ना तुषार? हाँ ठीक है। तो ये तुम जुड़े नहीं थे उस टाइम। ये उन लोगों को मैंने समझा दिया था, जो चार लोग और हैं। तो अब दोबारा इसको देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। एक मिनट। चलो, यहाँ पे दिख रहा है, इसको देखने की कोशिश करो। और ये थोड़ा सा ठीक है। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे ये दूसरी पेन ले लेता हूँ क्योंकि ये यूज़ हो चुकी है। ग्रीन कर देता हूँ। ग्रीन दिख रहा है ना? माइक ऑन कर लो यार, अगर कर सकते हो तो। डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये है पॉलिटी। पॉलिटी पता ही है कि 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, पॉलिटी के। और ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी भी है। इसमें 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। और ऑन एन एवरेज अगर हम लेके गए तो 20 क्वेश्चन इसके कह देते हैं। और 20 क्वेश्चंस जो है वो ज्योग्राफी के कह देते हैं। उसके बाद जो एक मेजर पोर्शन है, एक तो ये हिस्ट्री भी है। हिस्ट्रीज में भी 18 से 20 क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा और ऑड सब्जेक्ट है, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन का जो सोर्सेस हैं वो एक पर्टिकुलर नहीं है। जो सोर्सेस हैं वो कई बार लूसेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से भी आते हैं, स्पेक्ट्रम से भी आते हैं। तो इसको इतना प्रेफर नहीं करना है फॉर दिस कोर्स, फॉर सीडीएस। और जो सबसे स्कोरिंग है वो है साइंस। तो साइंस के 30 क्वेश्चन हैं। और आपका बैकग्राउंड क्या है अगर बताओ तो? ग्रेजुएशन आपने किस में किया है, और स्कूल में क्या रही है? अच्छा, लैब में हो। ठीक है फिर। नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, सुन ही लो। साइंस है, अच्छा साइंस है फिर तो ठीक है। तो यानी साइंस अगर रहा है तब तो इसमें आपको पता ही है साइंस में क्या क्या है होता है। मैं एक खाली जगह पे समझाता हूँ। ये देखो, जो साइंस का पोर्शन है उसमें क्या है कि तीन मेजर चीज़ें हैं, तीन ही चीज़ें हैं। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो अगर आपका बीटेक है या कुछ ऐसा रहा है तो आपको बायो नहीं आती होगी। लेकिन बायो छोड़ना नहीं है, क्योंकि साइंस में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो बायो का है। लगभग 13 क्वेश्चन यहाँ से हैं। और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री कह लो, और 7 क्वेश्चन फिजिक्स कह लो, 7 या 8 कह लो। तो बायो का वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद है केमिस्ट्री का, और उसके बाद है फिजिक्स का। साइंस के लिए जो सोर्स हमें सबसे ज़्यादा प्रेफर करना है, 30 क्वेश्चन हैं, एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग। और बायो छोड़ना नहीं है। बायो मैं बता रहा हूँ, जो सोर्स है इसका यही सोर्स है सिर्फ। एनसीईआरटी है। कोई आपको लूसेंट वूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी 9th और 10th। ये दो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। सारे के सारे आउट ऑफ 30 यू आर एबल टू डू 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन आराम से हो जाने हैं बस इन्हीं दो बुक से। और अगर टाइम बचता है तो आपको 6 to 8 वाली एनसीईआरटी पे चले जाना है। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सही चीज़ है वो है 9th और 10th की एनसीईआरटी। सारी की सारी बायो। और बायो में भी बेसिकली जो सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं सेल, जो क्लास 9th की बायोलॉजी है, 9th की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल आता है। अगला चैप्टर है टिश्यू। एक है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, और एक और है। और 10th के एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है ना, कि पेट में कौन सी वो है, एसिड है, फिर कौन कौन से उसमें एंजाइम आते हैं, लाइपेज है। फिर वो लंग्स वाले आ जाते हैं, लंग्स का डायग्राम, हार्ट का डायग्राम, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और बायो केवल यही सोर्स है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस बना रहा है। मैं पीवाईक्यू दिखा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। कोई और सोर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो केमिस्ट्री है, वो अगर आपका क्या रहा है, ग्रेजुएशन में क्या रहा है, केमिस्ट्री थोड़ी सी इसमें इस पे फोकस ज़्यादा करना है, जो लाइफ रिलेटेड इशू, लाइफ रिलेटेड है। जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर ब्लैक हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, बर्निंग है, बर्निंग इज़ अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी है। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि इस तारीख तक यहाँ से यहाँ पढ़ना है, उसके बाद हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। अगर आपको इशू होगा तो मेरे से डाउट वाउट पूछ लेना। अब सिल्वर का ही मैंने 3 बार क्वेश्चन देख रखा है कि सिल्वर क्या होता है, कि एटमॉस्फेयर में वो ब्लैक हो जाता है। बीएससी प्लस बीए है, बट बीए रेगुलर करता हूँ। अच्छा बीए है तो यानी आपका आर्ट्स की तरफ हो गया ज़्यादा। तो सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है एटमॉस्फेयर में।
तो 3 बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, एक बार सीडीएस में पूछता है कि सिल्वर एटमॉस्फेयर में कौन से कलर का हो जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्लैक। एक बार उसने पूछा कि ब्लैक हो जाता है तो क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सल्फर से रिएक्ट कर लेता है, या कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, या ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसका आंसर क्या है, सल्फर। फिर एक और सीडीएस में मैंने देखा कि सिल्वर का आता है कि सिल्वर जो है वो एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है और कौन सा कंपाउंड बनाता है, तो वो बनाता है Ag2S। तो घूम फिर के यूपीएससी क्या करती है, एक क्वेश्चन को कई बार भी दे देती है अलग अलग सीडीएस में, और कभी सीएपीएफ में दे देगी, एनडीए वाला इसमें दे देगी। तो ऐसे 3 बार तो मैंने ही देखा है कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं साइंस के, और बहुत ही बेसिक है। जो फिजिक्स की बात है, तो फिजिक्स में भी हमें जो 10th वाला फिजिक्स है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में ये है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वो जो मिरर इमेज की डायग्राम होती है कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ इमेज बनेगी, ये वाला। और मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आता है कि मायोपिया में पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, और हाइपरमेट्रोपिया में उसका अपोजिट हो जाता है कि दूर का तो दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। ये सारी चीज़ें फिजिक्स का जैसे जैसे हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो फोकस एरिया है 9th और 10th की, वो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे तो ज़रूर फोकस करना है। ये पूरी चीज़ें थी साइंस की। साइंस में अब तो मुझे नहीं लग रहा कोई आपको इशू होगा। पॉलिटी की बात करते हैं। जो पॉलिटी था, पॉलिटी की मैंने एक ही सोर्स बताई है, वो है एम लक्ष्मीकांत। सभी लोगों को पता है एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है, और उसमें भी कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे कि हो गया प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी। जुडिशरी में सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो लोअर कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं इतने सारे, 323A है, ये सारी चीज़ें जो है इस पर कम फोकस करना है, क्योंकि हमें लगभग 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट करना है। तो हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो वहाँ पे होगा जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। मेन तो हमें पीडीएस निकालना है। और जो इसका सेकंड पार्ट है, एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, ये बुक, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट में आप ना ही पढ़ो तो ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारी आ जाती है ना, लोकपाल है, लोकायुक्त है, और सीबीआई है, एनआईए है, और एनडीआरएफ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो वो सारा पढ़ना ठीक नहीं है, उससे इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे जितना इससे आ रहे हैं। अगर टाइम बचता है तो सिर्फ उसमें से एक ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इनका कंपोजिशन कौन है, इनमें इनकी मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, रिमूवल का प्रोसेस क्या है। और पॉलिटी में जब भी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में कौन होते हैं, जैसे हमारी हो गया ना, प्रेसिडेंट हो गया, तो ऐसे कह देता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर है, सीएम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। इन लोगों के बारे में पढ़ना है कि इनका एलिजिबिलिटी कैसे है, ये चूज़ कैसे होते हैं, रिज़ाइन किसको करते हैं, रिज़ाइन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिमूवल प्रोसेस, इनके रिमूवल का प्रोसेस क्या है, कि मान लो अगर हमें गवर्नर को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, इनका प्रोसेस क्या है, कि हम जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर जो भी है उसमें हम इतने % वोट डालेंगे, 2/3 ऑफ द वोट लोग जो एलिजिबल हैं वो प्रेजेंट हैं वो वोट करेंगे। ऐसे सबका अलग अलग क्या है, इनका अलग अलग रिमूवल प्रोसेस है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये चीज़ें पढ़नी है पॉलिटी में। तो जैसे जैसे मैंने, जैसे कल जिनके साथ क्लास थी उनको मैंने बता दिया है क्या क्या पढ़ना है, और 4 दिन बाद उसका डिस्कशन रखा हुआ है। उसके बाद आती है ज्योग्राफी। अभी तक आपने कुछ पढ़ा है, आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है तो आपने कुछ पढ़ा है इससे पहले ही, ज्योग्राफी या पॉलिटी कुछ तो पढ़ा ही होगा, ज़ीरो पे तो नहीं होगे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में क्या सोर्स रखा है, कंप्लीट है, अरे वाह। अगर एनसीईआरटी से किया है फिर तो बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी में क्या है आपको, 11th, सुदर्शन गुर्जर सर, अच्छा वीडियो लेक्चर से पढ़ा है। वीडियो लेक्चर तो यार मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। वो 11th की ही 2 एनसीईआरटी है, एक है फिजिकल और एक है इंडियन। 12th की 2 एनसीईआरटी है, एक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और एक है एक ह्यूमन ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट भी है तो ज़्यादा बताने का मतलब नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। फिजिकल और इंडियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है सबसे ज़्यादा, वो है सिर्फ ज्योग्राफी। और जितनी भी किताबें हैं, सभी टॉपर्स तो कहते हैं कि
3 टाइम्स रीडिंग के बाद रिवीजन बनाना, लेकिन मैं आपको 3 टाइम्स नहीं कहूँगा, वरना तब तक तो नोट्स बन ही नहीं पाएंगे और सीडीएस आ जाएगा। 2 टाइम आप रीडिंग कर लीजिए सभी चीज़ की, और उसके बाद नोट्स बना लेना है। नोट्स एकदम क्रिस्प होने चाहिए कि आपको रिवीजन में मदद कर सकें, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है इन 2 बुक्स की। और इसको एक ही बार पढ़ के इसमें इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो निकाल लेना है 12th की। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 6 टू 10th की भी एनसीईआरटी पढ़नी है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 9th की एनसीईआरटी, कि 9th की एनसीईआरटी और 11th की इंडियन वाली एकदम लगभग हूबहू सेम ही है। तो ज्योग्राफी का यही है, 6 to 12th की एनसीईआरटी है, जिसमें द प्राइम फोकस नीड्स टू बी ऑन द 11th क्लास की ज्योग्राफी, दैट इज़ फिजिकल एंड इंडियन, एज वेल एज 9th की एनसीईआरटी, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और 10th में जो वो वाले चैप्टर हैं मिनरल वाले, वो छोड़ सकते हो आप, पूरे तरीके से छोड़ सकते हो। कहीं 2-3 सीडीएस में एक बार क्वेश्चन आता है कि मीका जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये वाला कहाँ होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अब हम हर एक चीज़ का लोकेशन याद करें ना। इससे बेहतर है कि जो इंपॉर्टेंट है ओशन करंट है वो उस पर ज़्यादा फोकस करें। इसमें एक बार शायद चिले का क्वेश्चन आया है कि कॉपर कहाँ ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ क्या है कि एक टेबल है, वो टेबल मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना है। तो बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। ये थी ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का जो जो मैप वर्क है वो मैं आपको बताता चलूँगा। मैप प्रिंट करा लेना है और उसमें आप सारे नदी और जितने गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, वो सारे के सारे बना लेना है, जिससे कि रिवीजन में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। तीसरी चीज़ है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ है आपने, कुछ पढ़ा है हिस्ट्री में? मॉडर्न पढ़ा हुआ है। हाँ, पर सिर्फ मॉडर्न से काम नहीं होता है, मैं जान रहा हूँ। सभी लोग मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न पढ़ लो, लेकिन 6-7 क्वेश्चन यार एंशियंट से भी आ जाते हैं। जैसे कि हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, और आर्ट एंड कल्चर कह लो हल्का सा, पर हम इसको इतना कंसिडर नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत एंशियंट में जो आ गया, मिडिवल में जो आ गया आ गया। 6-7 एंशियंट से भी आते हैं, मिडिवल से भी आते हैं, और मॉडर्न से भी आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, ये बहुत ही वैसा है, बहुत एकदम गूगली वाला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो इसके लिए जो सोर्स है वो क्या है कि कई बार तो कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थीम्स। थीम्स 1, 2, 3 प्लस लूसेंट जीके। इसकी क्या करनी है, हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है। क्योंकि हिस्ट्री का आरओआई इतना अच्छा नहीं है। आरओआई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना अच्छा इसका रिटर्न मुझे लगता नहीं है हिस्ट्री का, क्योंकि कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो मतलब सीएससी वाले भी नहीं कर पाएंगे। तो थीम्स क्या है, ये 12th की जो एनसीईआरटी है ना, उसी का नाम है थीम्स। तो 7-8 क्वेश्चन जो है वो आपको थीम से देखने को मिल जाएंगे इन सीडीएस, इन एनडीए, इन सीएपीएफ। तो थीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, दैट इज सीडीएस। और इन सब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है। 1.5x 1.75x पे आप इसको वीडियो देखो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, और उसके बाद अपने नोट्स बना लो, काम हो जाएगा। लूसेंट जी के जो बहुत ही सदाबहार और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूसेंट ने क्या किया है, ये बहुत ही सेक्सी बुक है। इसमें क्या है कि जैसे ये है, इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे दिया है ऑथर, यहाँ पे दिया है बुक का नाम। तो एंशियंट हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या है कि हमें एनसीईआरटी से पढ़ के इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत ज़्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि लूसेंट में वो बॉक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे कि बाना भट्टा है, बाना भट्टा ने क्या लिखी है, हर्षचरिता। पतंजलि का है महाभाष्य। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि लूसेंट ने उसमें दे दिया है बॉक्स के फॉर्म में। आपने मिडवल पढ़ा है, तो मिडवल में कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे उसमें बॉक्स में दिया हुआ है ना बैटल, और यहाँ पे दिया है विनर, यहाँ पे दिया है ईयर, किस ईयर में लड़ाई हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें लूसेंट में क्या हुआ है। लूसेंट बुक है आपके पास, लूसेंट आपने देखी है? नहीं है, बट देखिए, हाँ ठीक है, लूसेंट, फिर लूसेंट भी देख लेना। और जो इंपॉर्टेंट आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सत्य शोधक समाज, ब्रह्म समाज, मॉडर्न से, ये आपके स्पेक्ट्रम में भी टेबल दी हुई है और लूसेंट में भी टेबल दी हुई है, उसको पढ़ लेना है। तो जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, हम पहले उसको फोकस करेंगे कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर सोर्स पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूँगा थीम्स को।
तो ये पूरा हो गया हमारा हिस्ट्री। अब क्या बचा? हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई। हाँ तो ये हो गया ना, लगभग 20-20 क्वेश्चन हो गए सभी के। पॉलिटी के 20, ज्योग्राफी के हाँ 18-20, हिस्ट्री के भी 18-20, सबका अगर हम एवरेज 20 ले लें तो 20, 40, 60, और साइंस के 30 हो गए 90। कितने बचे? 30 क्वेश्चन। तो 15 लगभग करंट अफेयर्स आते हैं, और 15 आते हैं ये सारे मिला के इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, मिसलेनियस और स्टैटिक जी के। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। हाँ तो ये देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं इसमें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। मैं 15 क्या देता हूँ। और इसके लिए क्या करना है आपको, एक तो आपको मैगजीन फॉलो करनी पड़ेगी, और न्यूज़पेपर अगर रोज़ पढ़ते हो तो ठीक है, और अगर नहीं भी पढ़ते हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है फॉर दिस सीडीएस एग्ज़ाम। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एसएसबी, इन द ग्रुप डिस्कशन, और मे बी इन द इंटरव्यू एज वेल। बट फॉर दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़पेपर डज नॉट हैव दैट मच इंपॉर्टेंस जितना मैगजीन कर देगी। तो न्यूज़पेपर साथ में पढ़ते रहो, वो तो अच्छी बात है। और साथ में आपको एक मैगजीन रेफ़र करनी है। मैगजीन कोई भी कर सकते हो, मैं बहुत सारी कोचिंग है, मैंने तो बायजूस की थी, ग्रेड अप है ना, बायजूस ग्रेड अप, उसकी की थी। और उसमें भी पर्टिकुलर सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेशनल न्यूज़ हो गया, और जो डिफेंस न्यूज़ हो गई रिसेंटली रही है, अगर कोई एक्सरसाइज हुई है नेवी की, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स हो गई, अवार्ड्स हो गए। अभी क्या है कि अभी तो इसने चेंज कर दिया है थोड़ा सा, यूपीएससी ने थोड़ा सा ये भी सिविल सर्विसेज वाले लाइन पे दे रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स दे रहा है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा इस पे एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स में। अगर हम स्टैटिक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तो बड़े आराम से निकल जाता है। स्पोर्ट्स में भी कौन से स्पोर्ट्स पे फोकस करना है? सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है जो जैसे कि अभी क्या है, टेनिस। यूपीएससी का फेवरेट है टेनिस, इस पे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। और जो अभी करंट में गेम चल रहा हो उसका स्टैटिक, जैसे कि अगर ओलंपिक्स चल रहा हो, अभी ओलंपिक्स चल रहा था ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो जैसे वो हुआ था एथेंस ग्रीस में, 776 BC। अभी क्या है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, कॉमनवेल्थ आप लोगों ने फॉलो भी किया होगा। तो कॉमनवेल्थ से फिर वो स्टैटिक क्वेश्चन क्या दे देगा, कि ऐसे 4 कंट्री दे देगा, और पूछेगा कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ में जितने नेशन हैं उनकी एक बार कौन इसमें उसका पार्ट नहीं है। तो ऐसा जो करंट है उससे स्टैटिक लिंक करके भी यूपीएससी क्वेश्चन देता है। ये पूरा हो गया करंट अफेयर्स। एंड फॉर करंट अफेयर्स आई रिकमेंड यू मैगजीन, और विजन आईएएस की मैगजीन अगर आपने देखी हो तो वो अच्छी है, लेकिन उसमें क्या है कि सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। विजन की जो मैगजीन है वो अगर CAPF पेपर 2 है उसके लिए हेल्पफुल होती है ज़्यादा। बाकी विजन की अगर मैगजीन देखी है कभी, वहाँ पे लिखा होता है, एक कॉलम होता है न्यूज़ इन शॉर्ट। इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे न्यूज़ दिए होते हैं बॉक्स में, इस पे हमें पढ़ना है, ये फोकस करना है। इसमें क्या होता है, छोटी सी एक न्यूज़ है कि फलाना एक्सरसाइज हुई, वो बता देगा कि ये वाली एक्सरसाइज हुई और इस जगह पे हुई, और ये वाले जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऐसे करके छोटे छोटे न्यूज़ विजन आईएएस की मैगजीन में ऐसे दिया होता है, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। बाकी पूरी मैगजीन विजन की नहीं पढ़नी है, ये फ्रूटफुल नहीं है। पूरी मैगजीन आपको हेल्प करेगी उसमें, CAPF के पेपर 2 में। इसमें पूरी मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं। उसमें क्या होता है, मान लो नरेगा स्कीम चल रही है, न्यूज़ में है, नरेगा या मनरेगा कह लो, तो वो उसके बारे में पूरा दे देगा, इधर से चालू हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा ऐसा हुआ। तो इतना हमें नहीं पढ़ना है हर मैगजीन का, हमें ज़्यादा फोकस करना है न्यूज़ इन शॉर्ट पे। अब आखिरी बात हम करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का वेटेज CDS के पेपर में बहुत कम है, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने जो सोर्स रेफर की है वो है 12th की NCERT। एक है मैक्रो, एक है माइक्रो, 2 NCERT हैं 12th की। लेकिन मैं आपको कहूँगा इस पे आपको सबसे पहले फोकस नहीं करना है। इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है वो CSE में ज़्यादा है। CSE में क्या है कि इकोनॉमिक्स और करंट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हमारे CDS में क्या है, इनका वेटेज कम है। तो इकोनॉमिक्स आप 12th की मैक्रो और माइक्रो, ये 2 सोर्सेस हैं। और इसमें भी इकोनॉमिक्स में क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो रिपीट होती हैं। जैसे कि आपने वो ग्राफ देखा होगा, इकोनॉमिक्स के आपको ग्राफ्स पढ़ लेने हैं। इसका मैं एक एक वीडियो भेज दूंगा,
ये पहले पढ़ लेना है, टाइम बचेगा तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ग्राफ्स मतलब वो होते हैं ना इसमें कर्व, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉपुलेशन के बीच का अगर ग्राफ है, या फिर इनकम इनइक्वालिटी कि इनकम कैसे बटी है देश में, उसके बीच का एक ग्राफ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ग्राफ ऐसा बनेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं फिलिप्स कर्व, इसको कहेंगे लॉरेंस कर्व। भाई मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन ये आते हैं कि जो फिलिप्स कर्व है वो किनके और किनके बीच बना हुआ है, लॉरेंस कर्व है वो किसके और किसके बीच बना हुआ है, जीनी कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो क्या होगी। तो एक पर्टिकुलर सेक्शन है इकोनॉमिक्स में भी जो काफ़ी रिपीट होता है, जिसमें से ये पहला था ग्राफ्स। वैसे ही एक और सेक्शन है इकोनॉमिक्स में जो काफ़ी रिपीट होता है, मार्केट की मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। समझ रहे हो ना आप, ये सब तो आपने सुना होगा अगर सीरियस अटेम्प्ट किया है तो। और एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एक एक वीडियो भेज दूंगा, 25 मिनट 30 मिनट की एक वीडियो, उसमें वो सारा समझा देगा। मोनोपोली नाम से ही पता है, जैसे इंडियन रेलवे है, सिर्फ एक लौता वही है, एक ही सेलर है और बहुत सारे जो हैं ह्यूज पॉपुलेशन है बायर्स, तो ये क्या हो जाता है, मोनोपोली हो जाता है। तो ऐसे करके ये वाला जो पार्ट है ये भी बहुत रिपीट होता है। फिर एक जो और जो रिपीट होता है वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में क्या है कि जैसे 1951 से ये पंचवर्षीय योजना चालू हुई, कि हर 5 साल में एक 5 ईयर प्लान होगा। तो ऐसे 15 5 ईयर प्लान बने, 15 5 ईयर प्लान बने। फिर 2017 में मोदी गवर्नमेंट आ गई और इन्होंने इस 5 ईयर प्लान को ख़त्म करके क्या चालू कर दिया, नीति आयोग। तो हालांकि अभी नीति आयोग चल रहा है लेकिन क्वेश्चंस अभी भी आते हैं 5 ईयर प्लान से। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा फोकस था, जैसे कि एग्रीकल्चर पे। फिर जो सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ उस पर मान लेते हैं कि उस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस हुआ। फिर ऐसे ही तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे गरीबी हटाओ है, गरीबी हटाओ, तो ये वाला जो नारा है, ये वाला जो स्लोगन है, वो कौन से 5 ईयर प्लान में आया हुआ है, तो ये आया हुआ है फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी रिपीट होती हैं। तो इकोनॉमिक्स में ये 3 चीज़ें हमें सबसे पहले पढ़ लेना है, और उसके बाद हमारे पास अगर टाइम बचेगा तो हम लोग एनसीईआरटी के मैक्रो और माइक्रो पढ़ लेंगे। उसमें भी जो मैक्रो का पार्ट है उसमें जीडीपी वाली जो चीज़ें हो गई, फॉर्मूला है, नेशनल इनकम, ये सारा मैं आपको बता दूंगा और कि कहाँ पे है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको पढ़ लेना है अच्छे से। और इकोनॉमिक्स पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका वेटेज कम है, लेकिन अब बढ़ चुका है थोड़ा थोड़ा, अब ज़्यादा आ रहा है। पहले 1 2 क्वेश्चन आते थे, अभी क्या है कि 7 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पूरा इकोनॉमिक्स का हो गया। और अब करना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपना स्ट्रेंथ देखना है कि कहाँ से दिखेगा, या तो आपको फेवरेट सब्जेक्ट हो या तो आपको बैकग्राउंड हो। तो जैसे इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड यू हैव टू डू द साइंस फर्स्ट, ताकि 30 के 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। 30 नहीं तो 28 26 बड़े आराम से हो जाते हैं। उसके बाद हमें देखना है स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर इजी सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा है इसमें पॉलिटी, क्योंकि एक ही किताब है एम लक्ष्मीकांत, आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना है, फर्स्ट पार्ट पर ही पढ़ना है। जो छोड़ देना है वो मैं डायरेक्टली बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पिछले 8 10 साल में नहीं आया है, क्योंकि पेपर मैंने लगाया हुआ है। तो 8 10 पेपर में यानी कि 5 साल में नहीं आया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वो हिट नहीं कर रहा है। उसके बाद आपको राइट सोर्सेस देखना है, राइट सोर्सेस मैंने सभी के बता दिए हैं, और किसी भी सोर्स में कोई डाउट हो तो बताना। बाकी तो सब एनसीईआरटी है। और यू हैव टू रीड लाइन बाय लाइन, नॉट लाइन बाय लाइन, या फिर कह दूँ वर्ड बाय वर्ड। बिकॉज यूपीएससी क्या करता है, ये मान लो ज्योग्राफी की बुक है, ऐसे लाइन लाइन लिखी हुई है, यहाँ से एक वर्ड गायब कर देगा और पूछ लेगा, क्वेश्चन बना देता है। तो इसलिए वी हैव टू रीड इट लाइन बाय लाइन अगर वाकई में क्लियर करना है इस अटेम्प्ट में। और वी हैव टू रिवाइज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स, रिवाइज उसको करते जाना है। इस जो रिसोर्स है हमारा, जो भी सोर्स है, और क्रिस्प नोट्स आपको बना लेना है आफ्टर रिवाइजिंग ट्वाइस। 2 बार आप रीडिंग करने के बाद इसके नोट्स जो है एकदम शॉर्ट में बना लो। और और क्या चीज़ अगर कुछ छूटा हो मैं देख लेता हूँ। हाँ, जैसे पॉलिटी में कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है क्या, नहीं पढ़ा है, अच्छा। तो पॉलिटी में जब ये वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, सिटीजनशिप,
तो सिटीजनशिप का रूल क्या है कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये डेटा जो है सही नहीं है, मैंने एक रैंडम फिगर लिया है कि 1921 और 1968 के बीच में जो बच्चा पैदा हुआ है वो इंडियन तभी होगा अगर उसके पापा इंडियन हो, मम्मी कुछ भी हो तो चलेगा। और 1968 से 1971 के बीच जो बच्चा पैदा हुआ है वो इंडियन होगा अगर उसका पापा और मम्मी दोनों इंडियन हो। 1971 और 2004 के बीच अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो इंडियन तभी होगा अगर मम्मी पापा कोई भी एक भी इंडियन हो जाए। तो मैं रैंडम कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं है अभी, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तो अब ये पता चल गया है मुझे क्या बेनिफिट है आपको इसमें, मतलब पढ़ने से, मतलब मेरी जो मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, कि ये डेटा आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये पूछा ही नहीं जा रहा है। बस आपको सिटीजनशिप के इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, पार्ट्स पढ़ने, शेड्यूल पढ़ने, और बहुत ज़्यादा याद करना हो तो ये लेटेस्ट वाला याद कर लो कि भाई अगर इस ईयर के बीच पैदा हो रहे हैं तो ये पूछा जाएगा। ये डेट ऐसे एक एक डेट नहीं पढ़नी है इसमें, लेकिन जो अमेंडमेंट है वो आपको सारे पढ़ने हैं। जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 44th अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ है 1978। तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये पूरा ही याद करना है, और स्टार्टिंग में आपको याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है, सिर्फ आप पढ़ते जाओ। फिर वापस से जब पढ़ोगे देखोगे ये सारी चीज़ें जो है अपने आप रीडिंग से खुद ही याद हो जाती हैं, ज़्यादा कोशिश भी नहीं करना होता इसमें याद करने की। और जो बिल्कुल याद करना ही है वो मैं बता दूंगा कि भाई इसको तो याद कर ही लो। तो 44th अमेंडमेंट 1978 में इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि जिससे राइट टू प्रॉपर्टी है, जो आपके ज़मीन पे अधिकार है, उसको फंडामेंटल राइट से हटा करके तो सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया है। मतलब ये आपका राइट तो है, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, 42nd, 44, 76 या 96, तो आंसर हो जाएगा 44। इसी तरीके से जो वोटिंग राइट्स हैं 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी, तो बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। या फिर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई हैं, फंडामेंटल राइट्स तो सभी को पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो वो सॉरी कब ऐड की गई हैं, किस अमेंडमेंट से एक्ट की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता चलूँगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ना ही पढ़ना है। ये पॉलिटी के सोर्सेज थे, साइंस हो गई, कुछ हो गया, ठीक है। और ये जो दो प्लेलिस्ट हैं ये मैं आपको वहाँ पे मैंने शेयर कर रखा है ग्रुप में। ये पॉलिटी की जो है लाइन बाय लाइन सोर्सेस यूट्यूब पे है। तो आप क्या करिए, इसको 1.5x पे या 1.75 पे जो भी कंफर्टेबल हो उसको देखो, और साथ में साथ लक्ष्मीकांत पढ़ो। मैंने टारगेट 3 चैप्टर दिया हुआ था, 4 दिन का टाइम दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़िए, और उसके बाद हम फिर इस पर डिस्कशन कर लेंगे। और आप वैसे एम क्या कर रहे हो, आप क्या एम कर रहे हो, आई एम ए, आई एन ए एफ ए, क्या है आपका, ओ टी ए, आई में कर रहे हो, ठीक है। तो मैथ्स कैसी है आपकी, मैथ्स स्ट्रांग है या वीक है, अभी अटेम्प्ट दिए तो कितने कर पाए, कितने मार्क्स आ रहे हैं लगभग। एवरेज मतलब मार्क्स कितने हैं, 30 है, 40 है, 60 है। और इंग्लिश के क्या स्कोर रहे हैं, थर्ड ईयर में ही हो, अच्छा आप ईयरिंग हो। क्या मैथ्स इसकी कोई टफ नहीं है, बस इसमें क्या है कि कुछ ट्रिक्स हैं वो आपको बता दूंगा, ये यहाँ से ट्रिक सीख लेनी है। और मैथ्स में क्या है कि आपको वैल्यू पुटिंग आनी चाहिए। सीडीएस में सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से सॉल्व हो जाते हैं। वैल्यू पुटिंग का मतलब है वो ऑप्शंस। तो आपको ये वाली जो ट्रिक है ना ये डेवलप करनी है कि कैसे मैं ऑप्शन से इसके आंसर निकालूँ मैथ्स के। तो मैथ्स का मैं अलग से एक सेशन ले लूँगा, और एक लड़का और है उसके साथ। और इंग्लिश का बता दूँ, इंग्लिश में कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, ग्रामर। इंग्लिश में क्या क्या आता है, जैसे कि क्लोज टेस्ट है इंग्लिश, एक मिनट, समझाया हुआ है, ये रहा।
ठीक है, ये तो दिख रहा है ना इंग्लिश। देखो इंग्लिश में क्या क्या आता है, इसमें आता है ये सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, मतलब पर्यायवाची। और ये तो इंग्लिश की सिनोनिम्स आसान होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि ऐसे पूरा सेंटेंस दिया होता है, और इस सेंटेंस में लगता है कल ज़्यादा ही मिस कर दिया मैंने। ठीक है, तो जो इंग्लिश का जो पूरा सेंटेंस इसमें देते हैं वो, और यहाँ पे गोला कर देते हैं कि इसका सिनोनिम क्या है। तो इसलिए ये थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये वाली चीज़ें हैं। सिनोनिम एंटोनिम क्या है कि स्टेटमेंट पढ़ के कर सकते हैं। और क्या आता है इसमें, स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग एरर मीन्स कहाँ पे एरर है, और वो सारी एरर क्या है, रिपीट होती हैं इनमें। जो सीडीएस का पेपर है ना, उसमें रिपीट होता है, जो मिस्टेक है वो सेम ही पैतरे पे मिस्टेक रिपीट होती है। जैसे कि काश अगर मैं पंछी होता तो उड़ गया होता, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इफ़ आई वर अ बर्ड। काश वाली चीज़ें वहाँ वर होता है, तो ये लोग हर बार क्या करते हैं, वॉज लिख देते हैं। यही आपको पहचानना है कि काश वाले में हमेशा वर आता है। तो इंग्लिश के जो स्पॉटिंग एरर है ना, ये भी लगभग लगभग फिक्स हैं। 10 में से 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो एकदम सेम ही आते हैं। एक प्रिपोजिशन वाली चीज़ होती है, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन में क्या है, जैसे कि आई एम सीनियर टू यू या आई एम सीनियर देन यू, कौन सा सही होगा, आई एम सीनियर टू यू होगा। तो ये प्रिपोजिशन के साथ सेट आता है। तो ये जो प्रिपोजिशन वाला चैप्टर है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में 7-8 है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव प्रिपोजिशन, तो मोस्टली जो है प्रिपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं, और उसमें उससे क्वेश्चन आते हैं। जो एरर हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपको इंग्लिश के लिए क्या करना है, आपको पीवाईक्यू देखना है, और खुद से आपको देखना है कि ये जो एरर है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। बिकॉज जब आप देखोगे 4-5 पीवाईक्यू एक साथ, तो आपको दिखेगा कि अरे यार ये तो सेम ही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वहाँ से फिर वो उस वाले ग्रामर वाले रूल पे आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। और जैसे कि इसमें आता है कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। नहीं नहीं, हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो यार हैड आई रीच था कि, यहाँ पे ये भी प्रिपोजिशन का फिक्स आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें जो है, इनटू हो गया, आई जम्प्ड इनटू द वाटर, ये पूरा प्रिपोजिशन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सी डी एस जी के में। और है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, इसके सोर्सेस क्या हैं, और जैसे ही आपने ग्रामर पढ़ लिया, ये सारे के सारा पेपर ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसमें कुछ करना नहीं है। क्लोज टेस्ट क्या होता है कि एक पैसेज होता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, तो वहाँ पे क्या आएगा ये हमें भरना है। तो क्लोज टेस्ट का तो बचपन से एक मेथड चालू किया है, ट्रस्ट द ईयर्स, है ना। जो सुन के जो अच्छा लगता है वही आंसर हो जाता है, क्योंकि जब आप इतना पढ़ लोगे तो जहाँ पे खटकना होगा वो आपको खटकने लगेगा ऑटोमेटिकली। यार यहाँ ऑफ नहीं, यहाँ टू लग रहा है। तो ये सारा ग्रामर का रूल पढ़ते ही ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती। एक क्वेश्चन आता है PQRS वाला, 4 स्टेटमेंट होंगी, उनको अरेंज करना है। तो इसकी भी ट्रिक यही है कि जैसे जो प्रोनाउन है, मान लो देयर आया हुआ है कहीं, तो ये तो पता है ना देयर वाले स्टेटमेंट से तो शुरुआत ही नहीं होगा। किसी नाउन, कहीं नाउन आया होगा, इसी के लिए तो इसने देयर लगाया, या फिर देयर फोर हो जाएगा, या फिर कह देगा हेंस। तो ये तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि जो हेंस है ये वाला स्टेटमेंट पहला तो हो ही नहीं सकता। जब PQRS बड़ा आसान है। इसी का थोड़ा सा बड़ा भाई होता है S1 S6। इसमें भी होता है, लेकिन इसमें पहली और आखिरी स्टेटमेंट क्या है, गिवन होती है, और बीच की 4 स्टेटमेंट को अरेंज करना है। और एक्टिव पैसिव आता है, नरेशन कह सकते हैं कभी कभी। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको मेनली जो फोकस इंग्लिश में करना है, बिल्कुल डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रामर फोकस करना है, थोड़ा सा PYQ लगाना है, आराम से आपका 65 आ जाएगा। 65 प्लस आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। जो लड़कियां हैं या फिर जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो तो 70 75 80 भी जाते हैं। मैं 65 मिनिमम कह रहा हूँ, आपके चला ही जाएगा अगर आपने इंग्लिश में PYQ, पार्ट ऑफ स्पीच, और थोड़े से 1-2 मॉक की मॉक दे दिए अपने एनालिसिस के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसकी थी इंग्लिश की। इंग्लिश में और कोई डाउट? अभी इस बार हालांकि कुछ नया चालू किया है, लेकिन उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी से नहीं हुआ वो नया जो आया था ना, डेफाई और डेफाई में कंफ्यूजिंग पेयर वाले वर्ड।
तो इसके लिए अगर टाइम बचता है तो लास्ट में गूगल करके इसकी एक पीडीएफ जो है उसको फिर हम पढ़ लेंगे क्या क्या अंतर है, लेकिन इतना इस पे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। सिर्फ आप पीवाईक्यू पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, और बुक अगर मेरे को रिकमेंड करनी हो तो वो है नीतू सिंह। ये नीतू सिंह की बुक बहुत अच्छी है, उसमें पूरी चीज़ें सब अच्छे से बताया हुआ है। ये चीज़ें हो गई इंग्लिश की। अब आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट या कुछ छूटा लग रहा हो? कल तो हमने इंटरेक्शन किया था 1 to 1 चारों लोगों से, पूछ रहे थे लोग। भी आप लैब में हो तो कोई बात नहीं, कुछ हो इम्पोर्टेंट तो आप टाइप कर दो। बुक अवेलेबल, हाँ बुक मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। लेकिन मैं यार कहूँगा कि नीतू सिंह, हाँ नीतू सिंह भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप बुक खरीद लो हार्ड कॉपी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हार्ड कॉपी में क्या होता है कि जैसे आपको ये पढ़ना है, यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा, ये आपने यहाँ इसको एनसर्कल किया, यहीं पे बुक के साइड में नोट कर लिया, लेकिन पीडीएफ में उतने अच्छे से हो नहीं पाता है। तो आप अगर, मैंने वैसे कोई चार्ज तो किया नहीं है, फीस 11 रुपये लिया है, वो सिर्फ सीरियसनेस के लिए लिया है ताकि हर कोई ना आ जाए, बाकी फ्री तो ये सभी के लिए है। तो आप जो पैसे बचे हैं वो यार इन्वेस्ट कर दो, एक लक्ष्मीकांत तो ले ही लो, लक्ष्मीकांत ले लो हार्ड कॉपी। और है, अच्छा लक्ष्मीकांत के बाद ज्योग्राफी की ज़रूर ले लेना, 11th 12th और 9th। और नीतू सिंह भी ले ही लो, आज नहीं, ये यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दीज बुक्स। नीतू सिंह में पूरे ग्रामर हैं, रूल्स हैं, पीडीएफ पढ़ सकते हो। अच्छा एनसीईआरटी सब है, ठीक है, फिर तो नीतू सिंह भी बुक खरीद लो, खरीद ही लो, अच्छी है, यू विल नॉट रिग्रेट। में सारे ग्रामर है, आज नहीं तो फिर आपको अगर सीपीएफ जाओगे, सीपीएफ में काम आ जाएगी। या फिर कोई भी एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश की अच्छी बुक है। और नहीं तो पीडीएफ में मेरे पास है, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। ये 3 बुक तो हार्ड कॉपी में सभी के पास होनी चाहिए। प्रिंट, आप प्रिंट क्या निकालोगे, निकाल लो आप, अगर घर में प्रिंटर है तो निकाल लो, वरना 200-300 की है, मेरे ख्याल से 300 की है, तो मंगा सकते हो आप नीतू सिंह। बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप प्रिंट निकालना है आप प्रिंट निकाल लीजिए। हम्म। हम्म। ठीक है, फिर अभी आपको कोई डाउट कुछ पूछना हो किसी में, किसी सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर चीज़ में, या कोई वैसी क्यूरी रही हो तो आप पूछो, वरना फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। और मैंने सिलेबस वाइज शुरू हो गया है, मैंने वही उन लोगों को टारगेट दे दिया है, वही टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया हुआ है कि पॉलिटी के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है टेलीग्राम पे। वो 3 चैप्टर मेंशन करना है, और हमारा डिस्कशन जो है वो 4 दिन बाद होने वाला था, एक दिन और डिले कर देंगे, 24 या 25, जब फ्री सब लोग हो गए ग्रुप में जो जो बताओगे, 24 को या 25 को हम डिस्कशन कर लेंगे उस पर। और अगला टारगेट मैं दे दूंगा, 3 चैप्टर मैंने दिया हुआ है, आप उसको वहाँ देख लो, और उसको प्लेलिस्ट दी हुई है वहाँ से पढ़ना चालू कर दो। सबसे पहले हम पॉलिटी कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे साइंस। हम्म। ठीक है, फिर और कोई क्वेरी नहीं हो तो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।